नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसे कि आप सुन चुके होंगे, हिंदुस्तान और चीन के दरमियान गैर मतवक्का तौर पर एक बॉर्डर स्कफल के नतीजे में हिंदुस्तान रिपोर्ट करता है कि उसके 3 एक अफसर और 2 जवान जो हैं वो हलाक हो गए हैं। चीनियों ने तस्दीक की है कि बॉर्डर पे सख्त घमसान की लड़ाई हुई है, गोलियों के बगैर मारपीट हुई है, लेकिन किसी कैजुअल्टीज़ का उन्होंने जिक्र नहीं किया। चीनी हुकाम का ये कहना है कि हिंदुस्तानी सिपाहियों ने एक से ज़्यादा दफ़ा चीनी साइड पर आके बलवा करने की कोशिश की है। ये अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स हैं। इन अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स के साथ जो चीज़ हम देख रहे हैं वो ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे कश्मीर पे और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान भी गैर मतवक्का तौर पर टेंशन्स में इजाफा हो रहा है। दोनों कंट्रीज़ के हाई कमिशनर्स के दरमियान में भी एक तनाव की सी कैफियत है। पाकिस्तान में 2 गिरफ्तारियाँ हुई हैं जो ट्रैफिक के हादसे से रिलेटेड थी। अब कुछ और भी उसके बारे में मालूमात सामने आ रही हैं। हिंदुस्तान में पाकिस्तान के हाई कमीशन का एक मुहासरा सा किया गया हुआ है। इसमें जो समझ आ रही है एनालिस्ट को वो यही है कि चूँकि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत चीन के साथ जो उनके गैर मतवक्का टेंशन्स हैं उसकी वजह से शदीद दबाव का शिकार हैं, ये ऐन मुमकिन है कि वो उस दबाव को पाकिस्तान की तरफ निकालने की कोशिश करें। उनको लगे कि पाकिस्तान के साथ एक झगड़ा पिक करके सियासी तौर पर उनको फ़ायदा हो सकता है। जैसे जैसे ये डेवलपमेंट आगे बढ़ेगी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान का मीडिया और हुकाम जो है इसको ज़्यादा गौर से देखेंगे। हमारी इस्टेब्लिशमेंट फॉरेन ऑफिस तो इसको देख ही रहे हैं, लेकिन शायद मीडिया में भी हमें इससे ज़्यादा तवज्जो से देखना पड़ेगा। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अगर कल जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने PMLN की सीधा 99 बजट की तकरीर में हुकूमत को उसकी माशी परफॉर्मेंस पे शदीद तनकीद का निशाना बनाया था, बहुत ताबड़तोड़ हमले किए थे, बहुत ही एग्रेसिव उनकी पोजीशन थी, तो आज बिलावल भुट्टो ने नेशनल असम्बली के अंदर हुकूमत को उसकी कोरोना मैनेजमेंट के हवाले से शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वो बार बार ये कहते रहे कि हाँ, हमने 92 का क्रिकेट वर्ल्ड कप तो जीता था, लेकिन अब ये हो गया है और अब ये हो गया है। तो ये वो सूरत हाल है इस वक्त डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान कराची पहुँच रहे हैं। उनका एजेंडा क्या है उस हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। केसेस की जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो 1.5 लाख तक जा पहुँचे हैं। जो रिपोर्टेड डेथ्स हैं गुज़िश्ता 24 घंटे में वो 111 हुई हैं। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर अब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन करना शुरू कर दिया है। लाहौर शहर में बहुत से मकामात पे 2-3 दर्जन से ज़्यादा मकामात पे कंप्लीट लॉकडाउन की या सेलेक्टिव लॉकडाउन जो है वो किया जा रहा है। ये भी एक सूरत हाल है जिसके हवाले से हम बात करेंगे। बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल है मेरे साथ, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हुकूमत की तरफ से अली मोहम्मद खान साहब जो वज़ीर मुमलिकत पार्लिमानी अमूर हैं। वीडियो लिंक के ज़रिए मुझे ज्वाइन कर सकेंगे। कमर ज़मान कायरा साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ट्वाइस बिफोर पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग के, मुझे फ़ोन लाइन पर ज्वाइन करें। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। अली मोहम्मद खान साहब, बिलावल भुट्टो ने भी कोरोना के हवाले से आपकी हुकूमत को शदीद ताबड़तोड़ हमलों का निशाना बनाया और सूरत हाल भी मुल्क में ये है कि अब गवर्नमेंट सेलेक्टिव या फोकस किस्म के लॉकडाउन्स कर रही है। क्या आप समझते हैं, क्या आपकी गवर्नमेंट को अंदाज़ा था कि यह मामला इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। विद प्रेयर्स फॉर ऑल दोज पाकिस्तानीज़ और जो बीमार हैं कोरोना की वजह से, सब के लिए दुआ कि अल्लाह उन्हें सेहत दे। आज बिलावल साहब की स्पीच का मैं समझता हूँ इंतज़ार था। कल बजट स्पीच का आगाज़ जो है बड़ा सबड्यूड तरीके से हुआ कि उनके एक मेंबर ने स्टार्ट किया, लेकिन उसमें बजट या फाइनेंस के हवाले से बात नहीं की, तो बड़ा उसमें क्रिटिसाइज हुआ कि पीपल्स पार्टी की बजट स्पीच का आगाज़ जो है बड़ा नॉन टेक्निकल अंदाज में कल हुआ था। तो आज बिलावल साहब की स्पीच का काफ़ी वैसे इंतज़ार था कि वो क्या बात करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी स्पीच में, हालांकि एक अच्छे अपोजिशन लीडर की स्पीच तो आप उसको कह सकते हैं, लेकिन एक ऐसे लीडर की स्पीच जो कि एक ऐसी जमात का लीडर है जो 4 बार इस मुल्क को वज़ारत उज़्मा दे चुकी है, तो उसमें एक वे फॉरवर्ड ज़रूर होना चाहिए था और उसमें ये ज़रूर बताना चाहिए था कि अगर मैं आपको ये बात करूँ डॉक्टर पीरज़ादा साहब कि ये वाला काम करना चाहिए, तो मैं सबसे पहले अपनी एग्जाम्पल दूंगा। अगर मुस्लिम लीग नून क्रिटिसाइज करती है तो उनको मेन लैंड पाकिस्तान में उनकी गवर्नमेंट नहीं है, उनकी अगर गिलगित में है, बल्तिस्तान में या AJK में, लेकिन यहाँ नहीं है मेन लैंड पाकिस्तान में। लेकिन पीपल्स पार्टी की तो सिंध हुकूमत है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिलावल साहब आज एक्सप्लेन करेंगे कि उन्होंने अपने बजट में कितने % देने का इरादा किया है, कितना अभी तक दिया है, कौन सा उन्होंने रिलीफ दिया है। जो फुल लॉकडाउन की वो बात कर रहे थे इमरान खान साहब के खिलाफ कि आपने फुल लॉकडाउन नहीं किया, तो हमें बताते
कि आज सिंध में वो कितना उन्होंने लॉकडाउन किया, नौडेरों में कितना किया, लाड़काने में कितना किया, और साथ साथ एक दो बड़े अजीब से पॉइंट्स उन्होंने रेज किए कि एक उन्होंने ये कहा कि तहरीक इंसाफ ने कोरोना के हवाले से कोई स्पेंडिंग नहीं की, और उन्होंने BISP का और एहसास प्रोग्राम की बात की कि सिर्फ अमीरों को उसमें कैटर किया गया। बड़ी अजीब बात है, 1 करोड़ 60 लाख फैमिलीज को उसमें कैटर किया गया है, और कहीं से किसी एक मीडिया चैनल ने रिपोर्ट नहीं किया कि वहां तहरीक इंसाफ के किसी MNA की उनकी रिकमेंडेशन पे किसी को फंड गए हैं। 12-12 हजार रुपए लोगों को गए, 1 करोड़ 60 लाख फैमिलीज को। डॉक्टर पीरजादा साहब, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री नॉट ओनली ऑफ पाकिस्तान, दुनिया में इतनी बड़ी स्पेंडिंग घर घर किसी को नहीं पहुंचाई गई। नंबर 1। नंबर 2, अच्छा, कमर जमान कारा साहब को इसका जवाब दें। और एक उन्होंने आखिरी बात जो मैं समझता हूं कि वो अच्छे ब्रीफ नहीं हुए, अगर उनके जो भी उनको ब्रीफ करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमर जमान कारा साहब से उनकी स्पीच वो लिखवा लिया करें। बेहतरीन ये स्पीच राइटर उनके बन सकते हैं और हैं, उनके एक्सपीरियंस है उनका। लेकिन दूसरा जो बड़ा सुकम, एक तो ये कि उन्होंने कहा कि जो एहसास प्रोग्राम में गरीबों की बजाय अमीरों को दिया गया, एग्जाम्पल एक नहीं दे सके। नंबर 2, उन्होंने कहा कि 5000 अरब का हमने कर्जा दिया है, कहते हैं और सिर्फ कर्जे लेके हुकूमत का उसमें कोई कारनामा नहीं है। हालांकि कोरोना आने से पहले तक 17% रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हुआ है, जो डॉक्टर हफीज शेख साहब ने उसको जो फिगर्स कोट किए हैं। तो हमने तो अपना रेवेन्यू इंक्रीज करके जो है आपके जो है वो कर्ज चुकाने की कोशिश की है, जो हमने नहीं, आप लोगों ने लिए थे। तो मैं समझता हूं कि आज बिलावल साहब की स्पीच एक अपोजिशन लीडर की स्पीच जो है, एक टिपिकल स्पीच है, उसमें वे फॉरवर्ड नहीं था, उसमें सॉल्यूशंस नहीं थे। इट वाज नॉट अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्पीच। आपका मौकफ बड़े भरपूर अंदाज से सामने आ गया है। कमर जमान कारा साहब बुनियादी तौर पे वो कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जिस स्टेचर के लीडर हैं, उनको कोई वे फॉरवर्ड देना चाहिए था, उनको ये भी बताना चाहिए था कि सिंध में बजट के हवाले से क्या कार्रवाई की है, सिंध की क्या एफिशिएंसी है। उन्होंने एक जज्बाती किस्म की तकरीर की है जो सब्सटेंस से खाली थी। एक बात तो यह है कि बिलावल साहब ने जो बातें कही हैं, अली मोहम्मद खान साहब की तवक्को पे वो पूरी उतर सकती ही नहीं, लिहाजा उनको एक तरफ रखिए, उनकी ख्वाहिशें अपनी जगह। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो उनसे और तवक्को करते हैं, और बिलावल साहब को और इम्प्रूव स्पीच करनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जो बातें उन्होंने कही हैं उन पे जरा कान धर लीजिए, यही बहुत है। इसलिए, और वे फॉरवर्ड की बात जो की आपने कि वे फॉरवर्ड तो सिंध गवर्नमेंट रोज जो वे फॉरवर्ड आपको देती है, रोज जो बाकी बातें करती रही है, और अब वो वक्त में साबित की है, वो लॉकडाउन के हवाले से हो, वो इमदाद देने के हवाले से हो, वो एक कौमी बयानिए के हवाले से हो, वो एक पेज पे खड़े होकर बातें करने के हवाले से हो, वो सारी बिलावल साहब की गाइडेंस और उनकी पॉलिसीज ही हैं। कोई सिंध गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी सेपरेट नहीं है, लिहाजा उनकी पॉलिसीज डेमोन्स्ट्रेट हुई हैं बाकायदा ऑन ग्राउंड। तीसरी गुजारिश यह है कि जो बजट के हवाले से था, वो बजट के अंदर जो बातें उन्होंने कही हैं, डॉक्टर साहब हम मुश्किल तरीन हालात में थे। पहली बात तो यह है कि ये गवर्नमेंट कहती है कि जी वो 13,000 अरब के कर्जे चढ़े, लेकिन कोई 4-5 हजार अरब तो जी चुके, रूपी डीवैल्यू हो गया और उसकी वजह से कर्जे बढ़ गए। तो हुजूर ये तो मुस्लिम लीग के दौर में भी डीवैल्यू हुआ, ये तो हमारे दौर में भी डीवैल्यू हुआ, और रूपी डीवैल्यू होने की वजह से अगर कर्जे बढ़ जाते हैं तो हर दौर में कर्जे बढ़ते रहे ना। फिर हमें ताने ये कि जनाब आपके दौर में तो बहुत कर्जे बढ़े, मुस्लिम लीग के दौर में बड़े रिकॉर्ड कर्जे बढ़े, उनके दौर में मोटरवे भी बनी, उनके दौर में बाकी प्रोजेक्ट्स भी लगे, तो वो प्रोजेक्ट भी अपनी जगह मौजूद, उस पर एतराज आप कर सकते हैं, हो सकता है आपको एतराज हो, आप न मानते हो उनकी एनर्जी पॉलिसी को, लेकिन वो प्रोजेक्ट तो ऑन ग्राउंड है। आप मोटरवे को ना मानते हो, प्रोजेक्ट तो ऑन ग्राउंड है, आप दीगर प्रोजेक्ट्स को ना मानते हो, वो तो ऑन ग्राउंड है। इसी तरह पीपल्स पार्टी के दौर के दहशतगर्दी हमारे दौर में, पाकिस्तान को सबसे बड़े फ्लड्स का सामना हमारे दौर में, पाकिस्तान के अंदर बाहर से इन्वेस्टर आना तो बात की बात है, यहाँ कोई बाहर से बाहर नहीं आता था, बल्कि आपकी तो बैंक की LC कबूल नहीं की जाती थी जब तक उसको सिंगापुर से या दुबई से दोबारा काउंटर वेरिफिकेशन या उसकी काउंटर गारंटी नहीं होती थी, तब तक आपकी बैंक गारंटी एक्सेप्ट नहीं होती थी। इसमें हमारा कसूर नहीं है। आलमी मंडी में बहरान आ गया, सारी दुनिया की इकोनॉमी बैठ गई, हमारा कसूर नहीं था। आलमी मंडी में तेल की कीमतें आसमान पे चली गई, हमारा कसूर नहीं था। दहशतगर्दी एटराइज थी, आपका लीडर कहीं और खड़ा था, हमारा कसूर नहीं था। GSQ अंडर अटैक था, हमारा कसूर नहीं था। और हमने उन हालात में पाकिस्तान को उस मुश्किल वक्त से भी निकाला, फौज के साथ खड़े होकर जंग भी लड़ी,
जंग में कामयाबियां भी हासिल की, IDPs को अपने घरों में भी आबाद किया। पाकिस्तान की जो फूड इनसफिशिएंट था 2008 में। अच्छा, कमर जमान कार साहब, ये कमर जमान कार साहब, मुझे मौका दीजिए कि मैं कोरोना पे आपने अपने सूबे में कोरोना पे क्या किया वो जरा बता दें। जी क्या बताऊं? मैं अली मोहम्मद खान जरा चाह रहा हूं कि वो अली मोहम्मद खान साहब, चूंकि आपने इतने क्वेश्चन रेज कर दिए, अली मोहम्मद खान साहब जरा क्विकली इसका रिस्पॉन्ड कर दें जो कायरा साहब कह रहे हैं, इससे पहले कि मैं जाऊं डॉक्टर साहब की तरफ। जरा क्विकली सिंपल सादा सा सवाल है डॉक्टर पीरजादा साहब, पीरजादा साहब टू द पॉइंट बात ये है, माजी में जो हुआ हमें पता है, आप फ्लड आया, दहशतगर्दी, द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट दैट, द क्वेश्चन इज अबाउट कोविड-19। हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं बिलावल जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। मेरा सवाल सिंपल सा है, आपने कल पिक्चर्स देखी होंगी, सिंपल सा सवाल है, हमें बता दें कि डॉक्टर फुरकान आपकी हुकूमत में जब अभी क्राइसिस नहीं आया था 1.5 महीना पहले, वेंटिलेटर ना होने की वजह से नहीं, सिर्फ कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से आपका डॉक्टर फुरकान फौत होता है। और आपने कल पिक्चर देखी होंगी कि एक लाश को जिस तरह गदा गाड़ी पर डाल के ले जाया जा रहा है। लेकिन आपके बहुत सारे सवाल हैं, तो मुझे सिर्फ इतना बता दें कि कोरोना पे आपका सुबह क्या करें बस। कार साहब जरा हम जल्दी करें इसको, क्योंकि कार साहब जरा इसका पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दे दें, बिकॉज ये जब लंबी तकरीर होती है फिर लोगों को समझ नहीं आता कुछ। मुझे मौका दीजिए। सो गुजारिश ये है, डॉक्टर साहब जिनकी वफात हुई बहुत अफसोसनाक है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करके सिंध गवर्नमेंट का कसूर हुआ तो मैं बिल्कुल सिंध के खिलाफ खड़ा होऊंगा, लेकिन उनकी अपनी आवाज में उनकी फैमिली कह रही है और उसकी रिकॉर्डेड वर्जन आपके पास मौजूद है, अभी डॉक्टर साहब के पास भी होगी, निकालिए और चलाइए, बिल्कुल लोगों को बताइए कि हकायत क्या थे। दूसरी गुजारिश ये है कि ऐसे इंसिडेंट्स हैं, मैं आपको कसम उठा के हल्फन कह रहा हूं, मेरे अपने दोस्त, उसका बहनोई, वो परसों रात को उसको तकलीफ है, उसके प्रॉब्लम है गले में, वो यहां से इमरजेंसी में गुजरात से गया डॉक्टर साहब इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद के किसी ना प्राइवेट ना सरकारी अस्पताल ने उसको इमरजेंसी में लिया, वो सारी रात वहां फिरते रहे पिंडी में, इस्लामाबाद में, मुख्तलिफ अस्पतालों में। देन दे वेंट टू लाहौर, वो लाहौर पहुंचे और वहां पे भी किसी अस्पताल ने नहीं लिया। परफॉर्मेंस का थोड़ा सा बता दें, जगह मिली, सिर्फ ये वहां पे सूरत हाल बड़ी खराब है, तो उसको जवाब बनाना। अरे भाई, आप कह रहे हैं कोविड-19 में सिंध की सारी जो पोजीशन थी उसको तो डॉक्टर्स भी वेरीफाई कर रहे हैं, उसको साइंटिस्ट भी कर रहे हैं, उसको मीडिया भी कर रहा है, उसको WHO भी कर रहा है, और क्या करे सिंध गवर्नमेंट? ठीक है, मैं सिंपल सा तारिक फजल चौधरी साहब, सिंपल सा सवाल जो है सिंध में क्या किया। देखिए मुझे PMLN का पॉइंट ऑफ व्यू लेना है, मुझे मोहम्मद अली मोहम्मद साहब, मुझे PMLN का पॉइंट ऑफ व्यू लेना है, मैं इस डिस्कशन की क्वालिटी को इंप्रूव करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, एक आम शिकायत आवाम की, हमारे सुनने वालों की, देखने वालों की, सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स हैं वो बढ़ती चली जा रही है कि सियासतदान से सवाल कोई पूछा जाता है, वो जवाब कोई और देते हैं, फोकस डिस्कशन जो है पॉइंट बाय पॉइंट वो करते नहीं हैं, करना नहीं चाहते, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। आप हमें क्या बता सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती? जो आप क्रिटिसिज्म तो बहुत है, ये चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ नहीं, लेकिन कोई सोल्यूशन है आपके पास, आपकी जमात के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है और मैं बिल्कुल यही बात मेरे दिमाग में थी कि इसी से रिलेटेड आपसे मैं बात करूंगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि फोकस्ड डिस्कशन होनी चाहिए, जिस मौजू पे बात हो या सवाल हो उसी पे गुफ्तगू होनी चाहिए। यकीनन कुछ न कुछ मिसालें राइट लेफ्ट आपको देनी पड़ती हैं, मौजूदा हालात में कोई बात राइट लेफ्ट निकल जाती है, लेकिन आपका नुक्ता जो है, जो आप उठाएं, उसके ऊपर आपकी बहस हो। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सोल्यूशन की तरफ बात हो। बज़ाहिर ये होता है कि जब हुकूमत पे तनकीद होती है, और यकीनन अपोजिशन का ये हक है कि वो हुकूमती पॉलिसियों के ऊपर अपना नुक्ता नज़र दे, जहाँ उसको कोई कमी नज़र आ रही है उस पर बात करे, कोई बेहतरी की तजवीज़ अगर दी जा रही है, चाहे वो पार्लियामान के अंदर हो या इस तरह किसी मीडिया के फोरम के ऊपर हो, तो उसे संजीदा लेना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली होता ये है, जो मौजूदा हुकूमत ये कर रही है कि जब उसे कोई तनकीद का सामना करना पड़ता है वो उसे पर्सनल लेते हैं। अली मोहम्मद खान जैसे लोग बड़े कम हैं जो तामुल से बात सुन के तामुल से जवाब देते हैं, वरना लोग आपसे लड़ने पे आ जाते हैं तहरीक इंसाफ के स्पोक्समैन, और वो आपसे वो गुफ्तगू और वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो बर्दाश्त से बाहर होते हैं। एक तो ये ट्रेंड आ गया है। दूसरी बात ये है जी कि एक बात जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुई, मैं खास तौर पे कोविड के हवाले से बात कर रहा हूँ, कोरोना के हवाले से, वो ये है
कि मरकज और सूबों की आपस में चपकलश, पूरी दुनिया में स्टेट्स हैं, सूबे हैं। नहीं, लेकिन अमेरिका के सदर और स्टेट्स के गवर्नर्स के दरमियान भी चीजें इक्वल इक्वेशन की नहीं थी। सर मैं प्रेसिडेंट ट्रंप की बात नहीं कर रहा, उनके हवाले से बात करेंगे तो फिर मौजूद बिल्कुल हट जाएगा और फिर आपने सवाल कुछ और किया है, वरना वो तो अपनी एक अलग दास्तान है उनकी। मैं पूरी दुनिया की बिलअमूम बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, आप समझते हैं इस बात को कि ये जो डिफरेंस है, जो अभी भी आपने थोड़ी सी झलक देखी है, लगता इस तरह है कि शायद सिर्फ पाकिस्तान का खुदा न खास्ता हिस्सा नहीं बल्कि किसी और मुल्क का कोई हिस्सा है, और आपस में नोक झोंक हम ऐसे शुरू कर देते हैं जैसे मैं 1-2 दफा इंडिया के प्रोग्रामों में शरीक हुआ, टॉक शोज में, और वहां पे जो नोक झोंक का सामना हमने किया एक दूसरे। देखिए, सूबों को शिकायत हो सकती है मरकज से, सूबों कोई डिमांड हो सकती है, आपने एक सूबे को फोकस कर ले, टारगेट कर ले जनाब कि आपने ये नहीं किया, मैंने ये किया, आपका मरीज वहां पे मर गया, वो एम्बुलेंस में मर गया, वो दरख्त के नीचे मर गया। ये नेवर एंडिंग डिस्कशंस हैं। इक्का दुक्का वाकयात को लेके आप ना तो अपनी कारकर्दगी को बेहतर बना सकते हैं, बता सकते हैं, ना आप अपनी कमजोरियों को छुपा सकते हैं। मौजूदा जो सूरत हाल है, मैं ये समझता हूँ कि आपने कहा कि सोल्यूशन की तरफ आए, मैं बराह रास्त उस तरफ आता हूँ। देखिए, अपोजिशन लीडर वापस आते हैं, उनके साथ जो सलूक रवा रखा जाता है आप सिर्फ वही देख लें। आप कहते हैं ना सोल्यूशन, भाई जो कुछ उस शख्स के बस में था उसने आगे कोशिश की, उसके किस तरह तंज और तज़ीक का निशाना बनाया जाता है हुकूमत की तरफ से। वो जो लैपटॉप के सामने बैठा हुआ है, आप शहबाज शरीफ कुछ साहब की करना था बात तो वहां से करे। जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर की बात कर रहा हूँ। वो जनाब देखे, वो नकलें उतारी जा रही हैं टॉक शोज पे, वो जी कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ है, वहां बैठ के भी यही कुछ कर सकते थे। वो टार्जन क्यों बन रहे हैं, वो फलां क्यों बन रहे हैं। तो देखिए, बात यह है कि लोग जिन मसाइल का शिकार है, अभी कारी साहब ने बात की आपसे, खुदा जानता है, मैं ऐसे कई केसेस जानता हूँ, दर दर की लोग ठोकरें खा रहे हैं इस वक्त। कोई एहसास है हमें, डॉक्टर साहब आपको, मुझे, अली मोहम्मद को या कारी साहब को जरूरत पड़े, खुदा ना खास्ता आपको जरूरत पड़े, हमें शायद कोई अस्पताल में कोई डॉक्टर इंटरटेन कर ले, कोई प्राइवेटली इंटरटेन कर ले। पाकिस्तान के 95% से ज्यादा अवाम आज उस हालत में खड़े हैं कि अस्पताल में उनके लिए जगह मुझे नहीं है, ब्रेक लेने दीजिए डॉक्टर साहब, मुझे ब्रेक लेने दीजिए डॉक्टर साहब, मुझे ब्रेक लेने दीजिए। डॉक्टर तारिक फैज़ साहब के कमेंट्स को अगर मैं सम अप कर दूं अली मोहम्मद खान साहब के लिए, ताकि उसका जवाब दे सकें ब्रेक के बाद, कि वो समझते हैं कि पीटीआई जो है वो तनकीद को बर्दाश्त नहीं करती, और जब तनकीद होती है हुकूमत पे तो हुकूमत को खंदा पेशानी से तनकीद को एक्सेप्ट करना चाहिए और फिर उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन पीटीआई के अक्सर लोग जो हैं वो तनकीद के ऊपर बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही स्ट्रांगली रिएक्ट भी करते हैं, और सिंध को टारगेट किया गया है, ऑपोजिशन को टारगेट किया गया है, उसे उसकी ऑपोजिशन को या उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझा नहीं गया। ये 2 इश्यूज़ कम से कम सामने आए हैं, इस पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं सीधा चलना चाहता हूँ अली मोहम्मद खान साहब की तरफ, वज़ीर मुमलिकत हैं पार्लिमानी अमूर के। अली मोहम्मद खान साहब, मैं चाह रहा हूँ कि हम पॉइंट बाय पॉइंट चल सकें ताकि तेज़ी से डिस्कशन कर सकें, लोगों को समझ भी आए, हमारे व्यूअर्स समझ भी सकें। जो बुनियादी सवाल रेज़ किया है तारिक फजल चौधरी साहब ने, समझते हैं कि आपकी जमात जो है वो खासी तनकीद को बर्दाश्त नहीं कर सकती, बहुत इंटॉलरेंस है, और यही वजह है कि जब सिंध की तरफ से एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ आया है तो आपकी जमात ने सिंध के चीफ मिनिस्टर और सिंध की हुकूमत पे ताबड़तोड़ हमले किए हैं, लेकिन आप अपोजिशन को साथ लेके चल नहीं पा रहे। देखिए, एक तो ये है कि जो हमारी जमात है, बेसिकली देयर इज अ प्रेडोमिनेंट फीलिंग अमंग अस, जो कि अवाम में भी है, कि जो आज जो पाकिस्तान में कोरोना तो अब आया ना, 3 महीने हो गए, कि पाकिस्तान में जो हमारे माशरती मसाइल हैं, जो हमारे जो एग्रीकल्चर, जो हमारी इंडस्ट्री, जो एक्सपोर्ट, जो यहाँ पे पुलिसिंग का निज़ाम, हेल्थ का, एजुकेशन का, सारा तबाही हम समझते हैं कि 30-35 साल में ये उसकी वजह है। चाहे इन्होंने तबाह किया या ना किया, लेकिन 30-35 साल जब आप हुकूमत में रहते हैं और आप एक चीज़ ठीक नहीं कर सकते तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि आप उसकी तबाही के बहरहाल जिम्मेदार हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। तो उस वजह से एक रिएक्शन आता है कि जिन लोगों ने इस मुल्क की तबाही में मेन किरदार अदा किया है, इदारों की तबाही में, वही आज हमसे सवाल करते हैं। तो उस पर हमारे कुछ लोग ज़ाहिर है जवाब में ज़्यादा सख्त रिएक्शन देते हैं। बहरहाल मैं इस पॉइंट से एग्री करता हूँ कि ये नजरिया रखते हुए हमें थोड़ा सा ज्यादा सब्र से काम लेना चाहिए, थोड़ा सा बर्दाश्त से ये अपनी बात कर लें, फिर जवाब में हम भी अपनी बात कर लें, वो जरा ज्यादा मुनासिब रवैया है। जहां तक कि अपोजिशन के तजावीज़ या सवाल का ताल्लुक है, मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वक्त हम बजट डिबेट स्टार्ट कर चुके हैं, दूसरा दिन आज पूरा हो गया। मैं ये तवक्को रखता हूँ और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ दोनों तरफ के जो है ऐवान के जो हमारे दोस्त बैठे हैं हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस से, कि आज पॉइंट्स तो हम दें, अपने अपने नुकात सामने रखें, तजावीज़ दें, पॉजिटिव तजावीज़ दें, मस्बत तजावीज़ दें। लेकिन इस वक्त अवाम जो है इस मुसीबत के वक्त में अपनी सियासी लीडरशिप को आपस में गैर ज़रूरी इशूज़ पे,
गुत्थम गुत्था नहीं देखना चाहती। वो चाहते हैं कि हम लोग एक यूनिफाइड यहाँ से एक मजबूत स्टैंड दें। हाँ, जो हमारी कमियां हैं वो हमें जरूर अपोजिशन बताए, लेकिन जो तनकीद बराए तनकीद है वो ना हो, और हम जो है अपोजिशन को साथ लेके चले, उनकी मस्बत तजावीज को पॉजिटिव स्पिरिट में। फॉर एग्जांपल एक बात करते हुए बात वो ये है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक नो टैक्स बजट आया है। इसको आप एक्नॉलेज करें, जो इसमें कमी है आप हमें बताएं, हम उसको ठीक करेंगे। जी, कमर ज़मान कारर साहब, बुनियादी तौर पर वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के रैंक एंड फाइल ये महसूस करते हैं कि आपकी जमातों ने बहुत से इदारों को और मुल्क की मईशत को इस नहज पे पहुँचाए। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल ले ले PIA की, एक आम तासुर है कि PIA की जो मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस है उसमें PPP का बड़ा रोल है, लेकिन अब आप भी आगे हैं PPP की तनकीद करने में कि PIA के ये मामला ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, तो आप अपनी जिम्मेदारियां एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सिर्फ तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, लेकिन कोई कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट नहीं है आपकी पॉलिटिक्स में। डॉक्टर साहब, आप सवाल कर रहे हैं या मुझ पे अली मोहम्मद खान का सवाल है, ताकि मैं उसको उस तरह जवाब दूं? एक तो आपका एनालिसिस होना चाहिए जो आपकी जुबान से निकले, वो आपका सवाल। PIA की नहीं सर, नहीं इस तरह नहीं, आप मुझ पे अपना सवाल कीजिए। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मुझ पे मेरे भाई हैं, डोंट माइंड इट प्लीज। अली मोहम्मद खान मुझ पे सवाल करें तो मेरा जवाब बहुत तरह होगा। मैंने सिर्फ एग्जांपल ऐड की आपके सवाल, तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूं डॉक्टर साहब कि बिलाशुबा पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे जो डिटेरियोरेट कह रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट आपने किया, मैंने सिर्फ PIA की एग्जांपल दे दी। उन्होंने PIA का नाम नहीं लिया, आपने लिया, इसीलिए मैंने पूछा कि आपका सवाल है तो मैं आपको मैं खुद कह रहा हूं कि मैंने ऐड किया है। ओके, तो डॉक्टर साहब उसको शार्प कर रहा हूं ताकि व्यूअर्स को समझ आ सके, क्योंकि वो एक जनरलाइज बात अदरवाइज कर रहे हैं। चल रही थी PIA, जनरल मुशर्रफ के दौर में भी PIA बहुत आला मुनाफों में चल रही थी। PIA सिर्फ पीपल्स पार्टी के दौर में आके, वो भी दौर वो जिसकी वजह हर वो दौर में कभी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब नहीं चलने देंगे, कभी कोई और हमारी टांगे खींच रहा होगा, और आप भी हमारे साथ जो सलूक रख रहे थे वो भी सामने रखिए। सिर्फ हमारे ही दौर में तबाही हो गई, चले उसको एक तरफ रख लेते हैं। बट सवाल ये है भाई, आज के बजट के ऊपर आइए ना, आज के बजट के ऊपर सवाल हम तजावीज दें, कहा गया कि कोई अच्छी राय दें, तो भाईजान हम तो रोज राय दे रहे हैं, आपको हमारी राय सिवाय उसके जवाब में गालियां देने का कुछ आता नहीं है। सारी कौम कह रही है, सारी दुनिया कह रही है, सारे लोग जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि हजूरे वाला आपको इस वक्त बेसिकली यकजहती की जरूरत है, यक आवाज होके कौम को रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है। कोरोना दिन ब दिन मुश्किल हालात पैदा कर रहा है। आपके अपने एडवाइजर जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर अतार रहमान साहब से मैं कल एक प्रोग्राम में था, उन्होंने उस पर कहा कि जी बात यह है, ये जो किंग्स कॉलेज का या रॉयल कॉलेज का जो आया है सर्वे, उसको स्टडी को एक तरफ रख दीजिए, वो बहुत ज्यादा जरा तजावुज है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हमने स्ट्रिक्ट कर्फ्यू की तरह अगर लॉकडाउन न किया तो अगस्त में 10 से 15 हजार लोग डेली मर सकते हैं। ये डॉक्टर अताउर रहमान की बात है, ये कमर जमान की या डॉक्टर साहब की बात नहीं है, मुस्तम लीग की, आप डॉक्टर तारक फजल की, आप उनकी बात मान लें जो आपके अपने साथी हैं, जो इस मुल्क के डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं भाई कि इस वक्त जिस यकजहती की वो नुक्ता क्या है जिसका आप जवाब चाहेंगे अली मोहम्मद से? वो नुक्ता क्या है जिसका अली मोहम्मद को रिस्पॉन्ड करना चाहिए? ये है कि वजीर आजम किसी दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है, किसी को साथ लेके चलने को तैयार नहीं है, उसका इलाज क्या करेंगे? हम तो हर सूरत में हाजिर हैं, आपके एतराज में भी हाजिर हैं, उसके बावजूद इनसे गालियां खा के भी हाजिर हैं, हर सवाल का जवाब देने के लिए हाजिर हैं। अच्छा अली मोहम्मद साहब, क्विक रिस्पॉन्स टू दिस। देखिए, मैं दोबारा ये बात करूंगा कि वक्त वो अब नहीं रहा कि जो है जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग पॉलिटिकल अपोनेंट्स, चूंकि हम सियासी मुखालिफ हैं, तो आपस में एक लड़ाई वाला माहौल वो करें, क्योंकि अवाम इसको अप्रिशिएट नहीं करी, लोग इस वक्त तकलीफ में हैं। तो मैं अर्ज आपको ये कर रहा हूं कि बजट सेशन है, बजट सेशन में अगर आपकी तरफ से पॉजिटिव तजावीज आएंगी हेल्थ पे या फाइनेंस पे, तो उसको एक्नॉलेज किया जाएगा। लेकिन देखें, अगर आपकी तरफ से क्रिटिसिज्म जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म होगी, मुझे आप ये बताएं, दुनिया ने पाकिस्तान के रिस्पांस को चंद बेहतरीन रिस्पांसेस में से एक गर्दाना है, नंबर 1। नंबर 2, ये एक हकीकत है कि बावजूद इसके कि 22 करोड़ हमारा मुल्क है, हमारी आबादी है। सर बात अब मैं पूरी कर लूं मैं कि इस वक्त आज की उसका जवाब आपने मुझे अभी तक नहीं दिया कि बिलावल साहब ने एक बात की आज
जो उस पर अभी मुराद साहब की तकरीर होनी थी, मुराद को मैंने कहा भी और मुराद ने उसके मेंशन भी किया, मुराद सईद साहब ने, कि बिलावल साहब ने कहा कि आपने जो एहसास प्रोग्राम का है वो अभी देखिए कितना मैसिव स्पेंडिंग हुई है, मैसिव स्पेंडिंग हुई है, 1 करोड़ 60 लाख फैमिलीज को स्पेंडिंग हुई है। एक कोई मुझे आप डॉक्टर पीरजादा साहब आप मुझे बताएं 1 करोड़ 60 लाख को डॉक्टर साहब नहीं हुई है। सर सुने ना, आपका फिगर गलत है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इसको। चले 1 करोड़ प्लस है, इतना तो है ना। अब मुझे ये बताएं ना 1 करोड़ 60 और 1 करोड़ में कितना फर्क है? सर सुने ना, आपकी तसल्ली के लिए मैंने कहा है, लेकिन डॉक्टर हफीज शेख साहब आप फिगर जरा खुद गौर कर लें। ये इस वक्त आपको डॉक्टर साहब आपको इधर ही जवाब मिल रहा है, आपको इधर ही जवाब मिल रहा है कि अवाम ये बिल्कुल नहीं देखना चाह रही जो इस वक्त हो रहा है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब बड़ी अच्छी तकरीर से उन्होंने शुरू किया, लेकिन बड़ी लंबी उन्होंने तकरीर की, पता नहीं घंटे से ज़्यादा वो बोलते रहे। क्या कोई ऐसा नहीं हो सकता कि 10 मिनट के लिए हुकूमत का बंदा 15 मिनट के लिए बोले, फिर 10 मिनट के लिए ऑपोजिशन बोले, फिर उसका जवाब हो जैसे बरतानवी पार्लियामेंट में होता है? यहाँ तो ये सूरत हाल है कि आज बिलावल साहब भी मेरा ख्याल है कोई 1.5 घंटा बोलते रहे होंगे, 90 मिनट तो कम से कम उन्होंने बोला होगा। कल ख्वाजा आसिफ भी बोलते रहे, फिर उसका कोई जवाब भी नहीं दे सकता। क्या ये मुमकिन नहीं है कि आपकी जमातें हुकूमत और ऑपोजिशन की एग्री कर ले कि हम 5-10 मिनट बोलेंगे, फिर उसका जवाब आएगा, फिर वो सवाल आएगा, फिर जवाब आएगा, ताकि आवाम को और मीडिया को समझ तो आ सके कि क्वेश्चन क्या है और जवाब क्या है? क्यों जी तारिक फजल चौधरी साहब? डॉक्टर साहब गुजारिश ये है कि टाइम जो है वो बाकायदा डिवाइड होता है। जब भी बजट सेशन होता है मुख्तलिफ पार्टीज को, मतलब जिनके नहीं, वो तो घंटे से ज्यादा बोले ख्वाजा आसिफ साहब, बिलावल भी 2 घंटा बोले, उन्हें बाकायदा टाइम अलॉट किया जाता है और जो ऑनरेबल मेंबरान है वो यही 4 से 5 मिनट ज्यादा गुफ्तगू नहीं करते। लेकिन जो पार्टी हेड्स होते हैं, जो ख्वाजा आसिफ साहब हमारी पार्टी को लीड कर रहे हैं, हमारे पार्लिमानी लीडर है इस वक्त, और उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं, तो उन्हें ये रियायत दी जाती है कि वो ओपनिंग स्पीच अपनी जो है वो लंबी कर सकते हैं और उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कि 30 मिनट्स होगी, 35 मिनट होगी। और डॉक्टर साहब 14 घंटे की स्पीचेस के रिकॉर्ड को टाइम दिया जाता है, उस बात का ओवरऑल पार्टी को टाइम अलॉट होता है। नहीं, लेकिन फायदा क्या है? जो पार्लिमानी लीडर हैं, जो हेड ऑफ दी पार्टीज होते हैं, वो यकीनन उन्हें ये लिबर्टी दी जाती है कि वो खुल के बात कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये डॉक्टर साहब के पार्लियामेंट की, कौमी असम्बली की अगर कल आपने मिसाल दी है, उसकी अफादियत उस वक्त है कि जब उसमें जो डिबेट या जो अपोजिशन की तरफ से नकात पे बहस की जाए या जो नकात उठाए जाएं, उन्हें संजीदगी से हुकूमत जवाब दे, बात फिर वहीं आ जाती है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि वहां पे अली मोहम्मद खान कभी जवाब नहीं देगा, वहां पे जवाब देगा मुराद सईद, और वो जवाब ऐसे देंगे कि जनाब उसके बाद एक नई जंग शुरू हो जाएगी पार्लियामान के अंदर। वहां पे कोई नकात पे, दलाइल पे, हकाइक पे बात नहीं होगी। वहां पे माजी के किस्से शुरू होंगे 1947 से और आज तक की कहानियां दोहराई जाएंगी, और वो कहानियां किसी के, मैं कहूंगा कि काम की नहीं है। आज की अगर आप सूरत हाल की बात करें, पूरी दुनिया में कोरोना पे कंट्रोल हो रहा है, पाकिस्तान में आज नहीं, हिंदुस्तान में कह रहे हैं कि लाखों में केसेस होंगे और लाखों में डेथ्स होंगी। नहीं, लेकिन गुजरा कह रहे हैं, असद उमर साहब की तकरीर उठा के देखें। नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में स्ट्रेटेजी है, कैसे मिलके हमने इससे लड़ना है। हिंदुस्तान बात पिछली अपनी खत्म की थी। आप यकीन करें, मैं खुद इस वायरस का शिकार हूँ, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, ऐसे लड़ रहा हूँ, काफी अल्लाह का शुक्र है, बेहतर हूँ। डॉक्टर साहब आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब आपको ये पता लगे कि मैं ऑक्सीजन की कमी अगर मुझे होगी और मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मुझे हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलेगा, मुझे वहां पे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, हम जैसा बंदा सोचता है रात को नींद नहीं आती। तो आप सोचे कि पाकिस्तान के जो 20 नहीं, मैं कहता हूं कि 21 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, अगर वो ये सोचेंगे यार हमारे लिए कोई इलाज मुआवजे की सहूलतें यार मुल्क में मौजूद नहीं है, तो उनकी ज़हनी कैफियत क्या होगी। ये तो अल्लाह ताला का करम है कि पता नहीं निज़ाम हमारा किस तरह चल रहा है। जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब कराची पहुंच गए, जहां गवर्नर सिंध ने उन्हें कोरोना की सिचुएशन के हवाले से ब्रीफ किया है। अली इमरान खान साहब, मैं आपके कमेंट का जवाब दे दूं जो वक्फे से पहले आपने उठाया। मेरा ये ख्याल है कि PMLN या PPP के लिए ये मुमकिन नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा वेंटिलेटर पहले से हस्पतालों के लिए इकट्ठा करते, क्योंकि अमेरिका के हस्पतालों के पास भी इतने वेंटिलेटर नहीं थे। क्राइसिस हुआ तो आपने वेंटिलेटर हासिल किए हैं, और एक एक वेंटिलेटर $38,000 का था, जो मुझे लास्ट NCOC से पता चला था, 38 से $40,000 का। तो ज़ाहिर है PMLN और PPP बहुत ज़्यादा वेंटिलेटर तो हासिल नहीं कर सकते थे। लेकिन इससे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। कार साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, मैं चाह रहा हूँ कि लोग आपको समझ सकें। बिलावल भुट्टो साहब ने अंदाज़न 2 घंटे की कायरा साहब तकरीर की, उसका फिर किसी ने जवाब भी नहीं दिया, वो चले गए। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तकरीबन 1.25 घंटे की, 1.5 घंटे की तकरीर की, और जब और अच्छी तकरीर उन्होंने शुरू की इकनॉमिक इश्यूज़ पे,
लेकिन उसके जवाब में जब असद उमर साहब उठे, चूंकि वो बाद में उसको इमोशनल एंड पे ले गए, असद उमर साहब उठे, उन्होंने वो जो इकोनॉमिक इश्यूज उठाए थे ख्वाजा आसिफ साहब ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, वो वज़ीर आज़म को और इश्यूज पे डिफेंड करते रहे। मेरा आर्गुमेंट ये है कि आप लोगों की इस बाहमी जो सारी डिबेट है, इसके नतीजे में आवाम का पैसा टैक्स पेयर का ज़ाया हो रहा है, उसको समझ कुछ नहीं आ रही कि आपका मौक़िफ़ क्या है, पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है। असद उमर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया इकोनॉमिक इश्यूज़ का, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने इतनी लंबी तकरीर की कि उन्होंने दरमियान में बहुत से इश्यूज़ निकाले जो बजट के हिसाब से रेलिवेंट ही नहीं थे। इसका क्या हल है? ये डॉक्टर साहब, पहली गुजारिश तो ये है कि आज बिलावल साहब की स्पीच के ऊपर अली मोहम्मद खान साहब ने मेरे आने से पहले भी एतराज उठाया था कि उन्होंने सिंध की बजट की बात नहीं की, सिंध ने कोरोना के लिए क्या किया उस पर जिक्र नहीं किया, बाकी इकदाम का। तो अजीब अलमिया है जब वो सिंध का जिक्र करते हैं। वैसे तो आज कौमी बजट पे बहस थी तो ज्यादा वफाकी बजट की बात होनी थी, लेकिन अगर वो सिंध की बात करते हैं कि सिंध को उसके शेयर का पानी का प्रॉब्लम आ रहा है, एनएफसी के रिसोर्सेज का प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी जो उनको आपको इमदाद आ रही है बाहर से, वो सिंध को उसका पोर्शन नहीं मिल रहा, तो फिर एतराज होता है कि जी आप तो कौमी लीडर हैं और आप सूबों की बातें करते हैं और सूबाई असबियत से ज़ाहिर होती है, तो हैरानगी होती है। फिर क्या करें? दूसरे आपका जो सवाल है उस पर आ जाता हूँ। डॉक्टर साहब की जो बजट होता है ना, बजट डिबेट जो होती है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा ये एलोकेटेड टाइम होता है और जमातें अपने टाइम के अंदर अपनी बहस समेटती हैं, और सारी दुनिया में जहां जहां जिन जिन ऐवानों में बजट डिबेट होती है वहां पे, बरतानिया के अंदर भी वहां घंटों घंटों लोग बोलते हैं, घंटों घंटों स्पीचेस होती है और ये स्टिपुलेटेड टाइम होता है, बाकी जमात के लोग खुद एडजस्ट करते हैं। हाँ, सवाल ये है कि क्या वहां सिर्फ आदादो शुमार पे बात होनी है? क्या सिर्फ बजट के अंदर जो आई हैं प्रायोरिटीज उन पे बात होनी है? नो, उसके बजट डिबेट के अंदर आप पाकिस्तान की हुकूमत को, यानी पाकिस्तानी बजट के डिबेट में पाकिस्तान की हुकूमत के तमाम इक़दामात को, उसके पूरे पिछले साल के रिव्यू करते हैं, उसको आप क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं, मुस्तकबिल के दिए गए अहदाफ को बहस करते हैं, और हुकूमत ने जो पॉलिटिकल फैसले किए होते हैं उसकी जो इम्प्लीकेशन आई होती है, जो अच्छे या बुरे इक़दाम उठाए होते हैं, उनको अपने डिबेट करना होता है। ये बजट डिबेट का हिस्सा है। बजट डिबेट किसी मजाकरे के अंदर, यानी ये नहीं है कि आपको एक चैप्टर दिया गया, एक मौजूद सवाल दिया गया और आपने उस मौजू के फौरन अगेंस्ट बोलना होता है। नो, बजट डिबेट एक कंप्रिहेंसिव है जो ओवरव्यू होता है पिछले साल का और आने वाले साल के जो आपके प्रोपोजिशंस होती हैं, ये जो प्रपोज बजट होता है उसके अंदर भी आप बताते हैं कि आपके अहदाफ पूरे नहीं होंगे, आपकी प्रायोरिटाइजेशन ठीक नहीं है और आपने माजी में ये किया, उसको आप एतराज कह लीजिए। और इस माहौल को रखने के लिए अच्छा, बिलावल साहब की स्पीच के बाद ऑलवेज मुराद सईद साहब की स्पीच होती है जो बहुत ही आला होती है, वो पार्लिमानी आदाब के इंतहाई आला जो मेयारात है उस पर पूरी उतरती है, और मेरा ख्याल है दुनिया भर के पार्लियामेंटेरियंस को वो स्पीच बहुत सबक सीखनी चाहिए कि किस तरह क़यादत को, जमातों की क़यादत को सवालों के जवाब देने चाहिए। वो ये एक पैटर्न है, वो ज्यादा अच्छा होगा मेरे ख्याल। ठीक है, चले मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, जो साइंटिफिक रिसर्च है कम्युनिकेशन की, वो ये शो करती है कि मैक्सिमम 7 मिनट तक किसी की प्रेजेंटेशन की तकरीर को कोई ह्यूमन माइंड फोकस कर सकता है। ये भी बहुत बड़ा टाइम है, 7 मिनट के बाद तो कोई सुन ही नहीं रहा होता, सारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती। ये 2-2 घंटे की बात करना, कमर जमान कार साहब ने कहा 14 घंटे की भी तकरीरें होती हैं, ये हो सकता है 19वीं सदी के ट्रेडिशन हो। इसका फायदा क्या है? ख्वाजा आसिफ साहब ने अच्छी तकरीर शुरू की, होना ये चाहिए था कि 10-15 मिनट बात करते, असद उमर जो थे वो जवाब देते उसका, ना उनकी तकरीर का किसी ने जवाब दिया, लोग उसको सुनते चले गए, कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया। फायदा क्या हुआ टैक्स पेयर को? देखिए डॉक्टर साहब, जो आपने कहा कि आपका एक अटेंशन स्पैन होता है, जो आपने बात की, बेसिकली उसका मतलब ये है, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि आपका अगर कोई स्पीकर गुफ्तगू कर रहा है तो आप तो डॉक्टर हैं, आपको पता भी इस चीज का। देखिए मैंने आपसे इसलिए मैं बाद में बात करता हूँ, मैं डिफर करता होते हैं, उनका एक अटेंशन स्पैन है, लेकिन वो जो सिनेरियो है वो किसी सेमिनार में, किसी इस तरह की कॉन्फ्रेंस में तो बात बनती है, लेकिन जब आप हाईएस्ट फोरम के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं और एक पार्टी का जो लीडर है वो अगर बात कर रहा है तो वो इतने 8-10 मिनट में अहाता नहीं कर सकता। आपने बजट का भी अहाता करना है, आपने हुकूमती पॉलिसियों के ऊपर तनकीद भी करनी है, आपने कोई वे फॉरवर्ड भी बताना है, इसके ऊपर टाइम यकीनन लगता है और यहाँ पे पॉइंट्स नोट होते हैं बाकायदा। आप देखें जब ये बजट वहां साइंस के रूल्स अप्लाई नहीं करते, पीछे तमाम जो रेलेवेंट मिनिस्ट्री है उनके सेक्रेटरी बैठे होते हैं, वो नोट कर रहे होते हैं, हुकूमती लोग, आपका पार्लियामान का सेक्रेटेरिएट पूरा बैठा नोट कर रहा होता है, और अगर हुकूमत संजीदा ले
तो एक नुक्ते के ऊपर बाद में बात हो सकती है, डिबेट हो सकती है, और जो लेकिन हुई क्या वहां पे? कंक्लूड करते हैं, जब आपकी स्पीच कंक्लूड हो, डॉक्टर साहब आखिरी बात है, जब आपकी स्पीच कंक्लूड होती है हुकूमत की तरफ से, तो वो तमाम निकात जो वजन रखते हैं, जो फैक्ट्स के ऊपर मबनी होते हैं, उनका जवाब आखिरी स्पीच में दिया जाता है, दलाइल के साथ दिया जाता है। कल दिया किसी ने? दिया जाता है। कल किसी ने दिया ख्वाजा आसिफ की तकरीर का जवाब? सर यही तो अलमिया है। स्पैन है, इमरान खान साहब 4-4 घंटे स्पीच करते रहे, 2-2 घंटे। बाकी कौमी क़यादत की बातें करती है और हजारों के मजमे लाखों के अटेंशन से वो कई घंटे एंगेज होते हैं, लोग पूरी तरह एंगेज होता है मजमा उसमें। देखिए वो आपको पता है, उस वक्त तनकीद ये थी कि उनकी तकरीरों का मजमा भी ऐसा होता था, आपको याद है ना ऑपोजिशन का क्या उसमें क्रिटिसिज्म थी कि वो मजमा इतना कलरफुल था, गाने चलते थे, लोग सुनते थे और मजमा जमा रहता था, अटेंशन होती थी, लोग सुनते थे, सब मजमा जमता था ना। अच्छा जरा 7 मिनट बाद अगर लोगों की टेंशन हो, लोग उठ के चले जाए। अली मोहम्मद खान साहब, अली मोहम्मद खान साहब, कल ख्वाजा आसिफ साहब ने जब तकरीर शुरू की तो उन्होंने कुछ वजनी सवालात उठाए थे कि हमारे ज़माने में रेट ऑफ ग्रोथ इतना था, उन्होंने कहा इंडस्ट्री ने इतने % से ग्रो किया, एग्रीकल्चर ने इतने % से ग्रो किया। अब पीटीआई की हुकूमत में एक इंडस्ट्री की ग्रोथ का रेट देख लें, एग्रीकल्चर का रेट देख लें, सब चीज़ों की उन्होंने दिए। जब असद उमर उठे आपकी साइड से तो उन सब चीज़ों का जवाब नहीं दिया, उन्होंने और चीज़ों को डिफेंड किया। तो ये जो फिर कुछ ऐसा नहीं, आप तो पार्लिमानी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, हमारा तो फ़ायदा तब है जब अपोजिशन जो सवालात रेस करती है उसका हुकूमत ट्रेजरी बेंचेस उसका जवाब दे सकें। क्या आप उसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, हमें कुछ समझा सकते हैं कि उनका रेट ऑफ ग्रोथ क्यों इतना ज़्यादा था, आपका रेट ऑफ ग्रोथ क्यों इतना कम है, इंडस्ट्री का, एग्रीकल्चर का, मुख्तलिफ चीज़ों का? देखिए कल मैं वहां बैठा होता हूँ, मैं तकरीबन सबके नोट्स लेता रहता हूँ, जो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मैं ले लेता हूँ नोट्स। तो ख्वाजा साहब के मैंने नोट्स लेने शुरू किए, स्टार्ट उन्होंने बड़ा अच्छा लिया, उन्होंने इकोनॉमिक फिगर्स देने शुरू किए, कंपैरिजन किया, नए पुराने पाकिस्तान की बात की, लेकिन फिर वो पॉलिटिक्स की तरफ चले गए, तो फिर मैंने अपना आईपैड जो है वो नोट्स लेने बंद कर दिए। मैं समझता हूँ कि उसका टू द पॉइंट जवाब देने की कोशिश अपना असद उमर साहब ने भी की, लेकिन मसला वहां पैदा हुआ कि जब आपने एक बजट स्पीच में पॉलिटिक्स लेके आए ख्वाजा साहब, जो ठीक है उनका राइट है वो लेके आए, तो उसके जवाब पे पॉलिटिकली बनता है। मैं एक और बात यहाँ पे आज रेज करना चाहता हूँ, और वो ये है कि ये जो निज़ाम है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये इट इज रीचिंग टुवर्ड्स इट्स नेचुरल डेथ, ये डिके की तरफ जा रहा है। अगर बड़ी जमातों ने अपनी जमातों के अंदर इलेक्शन ना कराए, प्रॉपर इलेक्शन, और वहां पे लीडरशिप जो है, नई लीडरशिप नई उभरी वहां पे, वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि देखें, खुदा का वास्ता है, मुझे कोई ये ना समझाए कि आपका जो एक लीडर होता है वो इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी है, वो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट भी है। नहीं मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात पूरी सुन के आप उस पर काउंटर क्वेश्चन करें भाई, मेरी बात पूरी सुन के काउंटर क्वेश्चन कर लेना। मेरी बात ये है कि सब जमातें करें, हमने एक कोशिश की थी, वो बहुत हद तक कामयाब हुई थी, इन दो बड़ी जमातों में तो आज तक नहीं हुई। मेरी बात दूसरी है, मेरी बात ये है, ये मुझे कोई ना कहे कि सारे बैक बेंचर्स जो हैं वो बड़ी खुशी से खुश होते हैं कि उनका लीडर आगे 4-4 घंटे की स्पीचें कर रहा है, वो मजबूरी के आलम में डेस्क स्टंपिंग करते हैं। मुझे ये बताएं, बिलावल साहब ने आज स्पीच शुरू की, सबसे पहली बात तो ये है कि एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, एज अ पार्लियामेंटेरियन, मैं ये समझता हूं उनका राइट है जो भी उधर से स्टार्ट करे। मैं ये समझता हूं जिस चीज का जो एक्सपर्ट हो वो स्टार्ट करे। इकोनॉमी का उनका इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर सबसे बड़ा जो एक्सपीरियंस बनता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर रहा है, सैयद नवीद कबर, ना उससे ओपनिंग स्पीच कराई, ना उससे सेकंड स्पीच कराई। आज जब मैं इधर बैठ के इस तरह देख रहा था तो पीछे नवीद कबर बैठे हैं, आगे बिलावल साहब स्पीच कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि ये क्या बादशाहते हैं? क्या यहाँ पे हक नहीं है कि जिस चीज का जो एक्सपर्ट हो वो ओपनिंग स्पीच करे, वो मेन स्पीच करे? आपका बिलावल साहब जो है वो डिफेंस एक्सपर्ट भी है, वो फॉरेन अफेयर्स का भी एक्सपर्ट है, वो इकोनॉमी का भी एक्सपर्ट है। अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया, मैं समझता हूं अगर आप समझते हैं मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, डॉक्टर तारिक फजल शुक्रिया। लाइव प्रोग्राम था, वक्त ही मेरा बदकिस्मती से खत्म हो गया। नाज़रीन, मैंने खासी कोशिश की कि मैं हुकूमत और अपोजिशन से सवालात के जवाब ले सकूं, फैसला आपका है। आज इतना ही, फिर आपसे कल मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।